I, Dr. Shalini, Assistant Professor at Ganesh Das DV College of Education for Women, Karnal. Today we will discuss about the concept attainment model that is included in B.Ed first year. First of all, we will see the introduction of the concept attainment model. It is a backward conceptualizing approach to make sense of new ideas. It is teaching strategies that is characterized in terms of thinking pattern of learner by pattern of decisions in acquisition, retention, utilization of information that serves to meet certain objectives. That is called by Bruner et al. In 1956. जो J.S. ब्रूनर थे उन्होंने संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान ये दिया था 1956 में, और जिन्होंने ये दिया था, इसका संप्रत्यय का मुख्य उद्देश्य ये था कि इससे छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी मिले और वो आसानी से वस्तुओं को पहचान जाए, जो भी उसका कंसेप्ट है वो उसको क्लियर करे और खेल खेल में वो पढ़ाई भी सीख जाए। और जैसे अगर हम एसएस की बात करें, एसएस में कुछ हमें अगर इमारतों के बारे में पढ़ाना है तो हम उनसे कुछ अध्यापकों से संबंधित प्रश्न पूछकर उसके आधार पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहता है, और उसके आधार पर संप्रत्ययों का परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, हाइपोथेसिस का, फिर वो स्वीकारा या नकारा जा सकती हैं। जैसे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में हम एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रूनर ने जैसे दिया था मिस्टर गुप्ता के हाउस का, कि उनके घर के बाहर एकदम से तूफान आया है और क्या हो सकते हैं आइडियाज़ बच्चों से लिए कि तूफान आया है या उनके घर में चोर घुस गया है, कि खिड़की खुली हुई है, सामने से जो घर के सामने वाला ऊपर का रोशनदान है वो खुला हुआ है, सामने की फ़ोटो टूटी हुई है और जो अलमारी है लकड़ी की उसकी एक अलमारी खुली हुई है। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स देंगे कि कहेंगे कि या तो कोई तूफान आ गया होगा या चोर आया होगा या कोई जानवर, जो उन्होंने कहा था कि कोई बाहर बरामदे में या जो उनका बना हुआ था बगीचा उसमें भी पेड़ टूटा हुए थे, पत्ते इधर उधर बिखरे हुए थे। तो बच्चे कहते हैं कि तूफान आया होगा या कोई चोर घुस गया होगा या कोई जानवर घुस गया होगा। तो अलग अलग उनके विचार होंगे, जो अलग अलग व्यूज़ यानी विचार स्टूडेंट्स के हैं। तो लास्ट में टीचर कोई भी एक विचार पर फाइनलाइज करेंगे कि इसका ये रीज़न था। इससे क्या होगा, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग तो होगी ही, बैकवर्ड कंसेप्चुलाइजेशन होगी, और वो उनकी थिंकिंग में, पैटर्न में, डिसीजन में, एक्विजिशन में, रिटेंशन में, यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि बच्चे अपने खेल खेल में उन चीज़ों को जान जाएंगे जो उन्हें सीखनी है। तो हम देखते हैं आगे कंपोनेंट ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इस मॉडल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसके 6 तत्व हैं, 6 कंपोनेंट हम कहते हैं। सबसे पहला है फोकस यानी उद्देश्य। द मेन फोकस ऑफ दिस मॉडल इज टू डेवलप इंडक्टिव थिंकिंग, आगमनात्मक चिंतन डेवलप करना स्टूडेंट्स में, सो दैट दे कैन टेक डिसीजंस, क्योंकि इसकी हेल्प से वो डिसीजन ले सकते हैं। Then it is syntax, means संरचना. In the concept attainment model, phase 1 involves this presenting data to the learner. Each unit of data is separate example of or non-example of the concept. The units are presented in pairs. जो भी हम दिखाना चाहते हैं वो उन्हें pairs में दिखाते हैं. Data may be events, people, objects, stories, pictures or any other discriminable units. In phase 2, the students test their attainment of the concept. जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि स्टूडेंट्स टेस्ट करते हैं, उनके सामने संरचना दे दी जाती है कि ये हुआ होगा, ये होगा, ये होगा। तो ऑप्शंस होती हैं, दे गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द कंसेप्ट एंड देन generating their own examples. Then it is social system. Now come to the social system. Social system is prior to the teaching with concept attainment model. The teacher chooses the concept, selects and organizes the material into positive or negative examples. अब टीचर उनके सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देते हैं, and the sequences, उनके sequences लगाते हैं. The 3 major function of teacher during concept attainment activity are to record, prompt and प्रेजेंट एडिशनल डाटा. इसमें हम कहते हैं कि सोशल सिस्टम में, सामाजिक सिस्टम में टीचर उन बच्चों के सामने एक डाटा प्रेजेंट करते हैं और वो बच्चे को चुनना होता है कि क्या सही है क्या गलत है. और नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन.
प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि अध्यापक इस प्रतिमान के अंतर्गत मुख्य रूप से यह ध्यान रखता है कि उसमें स्वयं और विद्यार्थी दोनों में किसी प्रकार की निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। ओके कि वो एक्टिव होने चाहिए। अध्यापक को छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरणों पर प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त करनी चाहिए। जो वो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं उनके ऊपर रिएक्शन एकदम से होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन तभी से कहा है। और जो छात्र हैं ताकि वो उत्साहित रह सकें, और अगर उनके गलत उत्तर हैं तो उसी समय वो रद्द कर दिए जाने चाहिए, और अगर सही हैं तो उनको स्वीकारा जाना चाहिए। देन सोशल सिस्टम, हम कहते हैं सामाजिक पद्धति। सोशल सिस्टम में क्या होता है कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में कि सोशल सिस्टम, सामाजिक सिस्टम में एक कक्षा के भीतर छात्र जो है वो सभी क्रियाओं का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसके साथ विद्यार्थियों को तथ्य विचार विमर्श करने के लिए उचित रूप से स्वतंत्रता भी होनी चाहिए सामाजिक पद्धति में। इसके आधार पर छात्रों और शिक्षक में दोहरे संप्रेषण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मीन्स डबल कम्युनिकेशन होनी चाहिए टीचर में और स्टूडेंट्स में। इसके आधार पर यह विद्यार्थियों और अध्यापक में उचित संबंध के आधार पर सामाजिक कार्यकुशलता का विकास कर सकेगा। इससे विद्यार्थियों को शिक्षण से संबंधित विभिन्न अवस्थाओं में भाग लेने और अपने कार्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए भी प्रेरित किया जा सकेगा। देन हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन इज दैट। देन सपोर्ट सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया दैट पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स आर प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स, द डाटा सोर्सेज आर नोन beforehand and the attributes visible. When students are presented with the example, they describe its characteristics या attributes which can be recorded. इसे हम कहेंगे सपोर्ट सिस्टम या सहायक प्रणाली। इसमें इसको संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए सहायक सामग्री का उचित प्रयोग करना चाहिए। देन इट इज़ इवेल्युएशन, दैट इज़ लास्ट पॉइंट कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। अब सपोर्ट सिस्टम भी है, उसमें टीचर ने एग्जाम्पल या थोड़े प्रॉम्प्ट यूज़ कर लिए तो उसके बाद टीचर इवेलुएट कर देगा कि ये चीज़, अगर हम कोई इमारत का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसमें हम स्टूडेंट्स के व्यूज़ लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। जैसे ताजमहल है वो किसने बनाया था, उससे संबंधित अगर क्वेश्चंस हैं, अगर हम उससे कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चंस हम स्टूडेंट से पूछेंगे ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और वो कभी भी लॉन्ग लाइफ तक उन चीज़ों को ना भूलें। देन इवेल्युएशन, इट इज़ फॉर इंस्ट्रक्शन ऑन स्पेसिफिक कंसेप्ट और ऑन नेचर ऑफ कंसेप्ट with abstract concept, strategies, nurture and awareness of alternative perspective, sensitivity to the logical reasoning in the communication and tolerance and ambiguity. Then हम इसके करते हैं principles of concept attainment model. इसके 5 principles हैं, 5 सिद्धांत हैं जो कि हम डिटेल्स में करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव टीचिंग। इंडक्टिव टीचिंग का अर्थ है आगमनात्मक शिक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इसमें आगमनात्मक, इंडक्टिव का अर्थ है कि पहले हम उदाहरण देते हैं फिर उसका कंक्लूजन पर लाते हैं। उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके पश्चात संबंधित उदाहरणों द्वारा बच्चों को परिकल्पनाएं निर्मित की जाती है जो स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक दोनों तरह की होती हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनरी एबिलिटीज़, काल्पनिक योग्यताओं का सिद्धांत। इस मॉडल में विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का प्रयोग करके और उनमें सुधार करके लक्ष्यों की प्राप्ति का कोशिश की जाती है, जिसके आधार पर अध्यापक किसी परिकल्पना के आधार पर छात्रों के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है और स्टूडेंट्स उनको सुनते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया का सिद्धांत। इस मॉडल का मुख्य रूप से सीधा आधार जो है वो क्रियात्मक है, जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही क्रियात्मक रूप से सीखते हैं। इसमें विद्यार्थी अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरणों को समझता है, जानता है और उनको उनके आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि वो देखते हैं, निरीक्षण का सिद्धांत। इस मॉडल में छात्रों के भीतर उपयुक्त निरीक्षण करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है कि वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, उस चीज़ को अच्छे से निरीक्षण करें कि उसी के आधार पर वो अपने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया का सिद्धांत। इस मॉडल का आधार मुख्य रूप से क्रियात्मक है, जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही क्रियात्मक स्थिति में रहते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, इसके आधार पर जो दिमाग में परिकल्पना बनाने योग्य बच्चे हो जाते हैं और वे परिकल्पनाओं के निर्माण के आधार पर
उपयोगी रूप से वास्तविक तथ्यों की पहचान कर पाती हैं। अब हम कहते हैं इसकी मेरिट्स कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस सिद्धांत की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग। अब बच्चे के अंदर रीजनिंग पावर डेवलप होती है। रीजनिंग पावर मीन्स किसी भी कारण होने की ये घटना है तो किस कारण से हो रही है, उसकी पावर, उसकी एबिलिटी बच्चों के अंदर आती है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन पावर। रीजनिंग के बाद आती है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब कि वो सोचना, कल्पना शक्ति का विकास उनमें होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल एबिलिटीज, विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास। इस मॉडल की सहायता से छात्रों के भीतर विभिन्न तथ्यों के विश्लेषणात्मक उनको विश्लेषणात्मकता की योग्यता विकसित होती है और इसके आधार पर वो विभिन्न चीज़ों में विश्लेषण करके और व्यवस्थित करके उनके अंदर ये व्यवस्थित करने की योग्यता विकसित हो जाती है। देन है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। यह मॉडल मुख्य रूप से विद्यार्थियों को बौद्धिक विकास करने में भी सहायक होता है, बुद्धि का विकास करने में, क्योंकि छात्रों की बुद्धि का विकास विभिन्न आधारों पर किया जाता है। विभिन्न कल्पनाओं के आधार पर उनमें अधिगम शक्ति उनमें विकसित की जाती है। देन ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण, यह छात्र के भीतर विभिन्न आधारों पर निरीक्षण करने की शक्ति विकसित करने में सहायक है। इसमें वे विभिन्न तथ्यों की जानकारी व उनकी तुलना करने का विकास करती हैं। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय रूप से भाग लेना। ये तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि इसमें छात्र और विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं इस मॉडल में, और यह ही शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। देन इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिक ध्यान। इस मॉडल के अंतर्गत हर एक बच्चे पर टीचर का ध्यान रहता है कि कौन सा बच्चा क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, और वह उनको सुनता है, उनका निरीक्षण करता है और उनके आधार पर ही कोई ना कोई कंक्लूजन या उनमें कंक्लूड करता है कि ये बच्चे ने ये उदाहरण दिए थे, इस बच्चे ने ये उदाहरण दिए थे, इट मीन्स उसका मेंटल लेवल इतना है, उनका मेंटल लेवल का भी पता चलता है। देन लेस प्रेशर, टीचर पर भी और स्टूडेंट्स पर भी कोई दबाव नहीं होता पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई प्राकृतिक तरीके से होती है। देन सामंजस्य उत्पन्न करने की स्थिति, हेल्पफुल इन मेकिंग कोऑर्डिनेशन, इसके द्वारा कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य उत्पन्न होता है। ज्ञान के आधार पर विद्यार्थी अपनी बात टीचर से करेंगे और टीचर उनकी बात को सुनते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग, इसके द्वारा स्वाध्याय की आदत का विकास होता है और बच्चे विषयों के आधार पर, समझ के आधार पर उन चीज़ों को, अपनी समझ के आधार पर चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। देन इसके डीमेरिट्स, इसकी क्या क्या कमियां हैं, इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहला तो है रॉन्ग थिंकिंग, कि विद्यार्थियों को अपने आप सोचने के लिए कहा जाता है तो उनके दिमाग में कुछ भी रॉन्ग थिंकिंग आ सकती है। वो टीचर को ध्यान देना है कि किस तरह की वो सोच बच्चे रख रही हैं। नो पार्टिसिपेशन, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कक्षा में जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं करते इसमें, और उनको पार्टिसिपेट कैसे कराया जाए ये भी टीचर को देखना है, क्योंकि कुछ बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, पीछे बैठे रहते हैं या तो, और वो स्टडीज़ में या उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में, या टीचर जो कह रहा है उनकी बात नहीं सुनते हैं। देन है इट इज़ ओनली एक्टिव एंड जो एक्टिव एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं दे ओनली टेक पार्ट इन इट, कि जो एक्टिव है, टीचर को पता है कि ये बोलने वाले हैं, वही बच्चे इसमें भाग लेते हैं, इसलिए ये इनकी डीमेरिट्स हैं। लेकिन अगर टीचर ध्यान रखे तो इन डीमेरिट्स को भी वो ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज इतना बड़ा इशू नहीं है एक टीचर के लिए। तो ब्रूनर ने जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था, that was very very helpful for the teachers as well as students, because उसके हेल्प से उनकी रीजनिंग पावर, उनकी थिंकिंग डेवलप हो रही है, वो सोच सकते हैं हर चीज़ के बारे में आसानी से।